हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास, और ये वीडियो प्रागैतिहासिक काल के ऊपर बनाई गई है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक हिमाचल मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड की ये बात चल रही है। तो प्रागैतिहासिक काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था। इस समय के मानव के कोई लिखित स्रोत नहीं मिले हैं। हम केवल पुरातात्विक स्रोतों पर ही इस अवधि के लिए निर्भर थे। अब इस अवधि को 3 काल में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको कि प्रोटो हिस्टोरिक कहा जाता है, ये उस कालखंड को कहते हैं जिसमें लिपि तो थी किंतु अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, जैसे कि हड़प्पा काल। अब पहला जो हमारा काल है उसके कुछ स्रोतों को जान लेते हैं। तो ये है पुरापाषाण कालीन स्रोत। तो 1951 में सतलुज की सहायक नदी सिरसा के दाईं ओर नालागढ़ में ओलाफ प्रूफर को पत्थर से बने औजार जैसे कि खुरपा प्राप्त हुए। अब देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन बन के आ जाएगा आपके लिए कि सतलुज की सहायक नदी कौन सी है। तो सिरसा एक उसकी सहायक नदी है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। उसके बाद 1955 में बीबी लाल ने गुलेर, देहरा, ढलियारा तथा कांगड़ा के आदि सोहन प्रकार के 72 पत्थरों के उपकरणों के नमूने प्राप्त किए हैं। इनमें चापर, हस्त कुठारें और वेदनी प्रमुख हैं। उसके बाद डॉक्टर GC महापात्रा ने भी सिरसा नदी घाटी और कांगड़ा में उत्तर पाषाण काल के पत्थर के बने औजारों के अवशेष प्राप्त किए हैं। सिरमौर की मारकंडा नदी और सुकेती क्षेत्र में 1974 में इस अवधि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये कुछ स्रोत हैं जिनके बारे में बात की गई है। अगर आप इसे एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो इतना काफ़ी है आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं, मध्य पाषाण एवं नवपाषाण कालीन स्रोत। तो देखिए भारत में इस पूरे काल को एक ही माना गया है, लेकिन यूरोप में इस काल को अलग अलग माना गया है। इसलिए मैंने कंबाइन करके ही लिखा है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। स्थायी कृषि और सभ्यताओं का उद्गम इस अवधि के दौरान हुआ। रोपड़ में, कोटला, निलंग में नवपाषाण युग के प्रमाण मिले हैं। सरस्वती यमुना नदी की तलहटी में भूरे रंग के चित्र मिट्टी के बर्तनों पर बने मिले हैं। तो ये कुछ मध्यपाषाण और नवपाषाण कालीन स्रोत हैं। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक सिंधु सभ्यता के समय हिमाचल के निवासी। तो उस समय पे 4 निवासी जो मेन है वो माने जाते हैं। तो पहले थे कोल जाति। कोल हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। पश्चिमी हिमालय में वर्तमान के कोली, हाली, डूम, चनाल, बाढ़ी आदि लोग कोल जनजाति से ही हैं। कोल जाति का हिमाचल प्रदेश में बसने का पता कुमाऊं की चंदेश्वर घाटी की चट्टानों से मिलता है। कोल के बाद किरात आते हैं। किरात मंगोल्स थे। तो कोल जाति के बाद यहाँ आने वाली दूसरी जाति किरात ही थी। ऋषि वशिष्ठ ने इन्हें शिशन देव, जो कि लिंग देवता हैं, उनकी पूजा करने के लिए कहा था। महाभारत में किरातों का हिमालय के निवासी होने की प्रमाण जो है वो दिया जाता है। वन पर्व महाभारत में अध्याय 140 में इनके निवास का वर्णन मिलता है। किरातों को पहाड़ी तलहटी से ऊंचे पर्वतों की तरफ भगाने वाले खश थे। अब खश क्या है ये हम आगे जानेंगे। मनु ने भी किरातों का वर्णन किया है और कालिदास ने अपनी पुस्तक रघुवंश में किन्नरों का उल्लेख किया है। तो अब किन्नरों का उल्लेख क्यों किया गया है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश को पहले किन्नर प्रदेश भी कहा जाता था। नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट जो जनजाति थी वो थी नाग। इस जाति के लोग हिमाचल की पहाड़ियों में हर जगह बसते थे। मंडी के पंचवक्त्र शिव मंदिर में नागों की 10 फुट ऊंची मूर्तियां हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में नाग देवता को दिखाया गया है। महाभारत में अर्जुन ने नाग राजा वासुकी की उल्लोपी नामक कन्या से गंधर्व विवाह किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए। वासुकी नाग की पूजा चंबा कुल्लू आदि में की जाती है। तक्षक नाग ने हिमालय में नाग राज्य स्थापित किया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अराइज हो सकता है कि सबसे पहले नाग राज्य किसने स्थापित किया था हिमाचल में या हिमालय में, तो तक्षक नाग वहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद सबसे आखिरी जनजाति जो है वो है खश। तो आर्यों की तीसरी शाखा जो मध्य एशिया से कश्मीर होते हुए पूरे हिमालय में फैल गई, खश जाति कहलाई। रोहणु क्षेत्र के खशधार खशकंडी नाम के गांव में इनके निवास का पता चलता है। खशों का नाग जाति पर विजय के रूप में भुंडा उत्सव मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। जिसमें बेड़ा जाति के लोग जो नाग जाति के वंशज समझे जाते हैं के एक परिवार के व्यक्ति की बलि इस उत्सव में दी जाती है। खशों द्वारा निरमंड में मनाई जाने वाली बूढ़ी दिवाली भी इनकी विजय का प्रतीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रख लीजिए। खश जाति से निकले हुए कनैत, जिन्हें कि कुलिंद कहा जाता है, लोग एशिया नाम के खशिया नाम से प्रसिद्ध हैं। महाभारत में इस जाति का बार बार उल्लेख आता है। तो ये हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसे जाके देखें, तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा। वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। यह लोग कौरवों की ओर से महाभारत का युद्ध भी लड़े थे। तो आप ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लें कि खशों ने महाभारत जो है वो कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था। वायु पुराण और विष्णु पुराण में भी खशों का वर्णन आया है। खशों ने भी प्राचीन जातियों की भांति बहुपति प्रथा को अपना लिया। तो अब ये बहुपति प्रथा क्या है? बहुपति प्रथा बहुत ही पहले से चली आ रही है। इसमें क्या है कि एक स्त्री जो है वो एक से ज़्यादा पतियों के साथ जो है वो रह सकती है, तो उसी को बहुपति प्रथा कहा जाता है। और पांडवों ने भी वनवास के दौरान बहुपति प्रथा खशों से ली थी। तो पांडवों ने भी यहीं से ली थी। तो आप ये नोट कर ले, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अब उस समय के प्राचीन देवता कौन कौन से थे। तो शिव, शक्ति और नाग, ये 3 देवताओं के प्रमाण मिलते हैं। पहले शिव के बारे में देख लेते हैं। तो हिमाचल के आदि निवासियों द्वारा ऐसे देव की उपासना के प्रमाण मिलते हैं जो शिवजी से मिलते जुलते हैं। इसका उदाहरण मणिमहेश, किन्नर कैलाश, महासू देवता का मंदिर। हिमाचल का प्राचीनतम धर्म शैव धर्म है। पशुपति देवता की पूजा के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। उसके बाद शक्ति, तो हिमाचल प्रदेश में शिव उपासना के साथ साथ शक्ति पूजा भी होती है। यह पौराणिक काल में दुर्गा, काली, अम्बा और पार्वती आदि नामों से प्रसिद्ध हुई। छतरानी में शक्ति देवी, भरमौर में लक्षणा देवी, ब्रजेश्वरी मंदिर, उसके बाद ज्वालाजी मंदिर, हिडिंबा देवी जो कि कुल्लू में है, नैना देवी बिलासपुर में है, हटेश्वरी देवी हाटकोटी में है। इस तरह से काफ़ी जो मंदिर थे ये क्या है, ये प्राचीन प्रमाण हैं। उसके बाद नाग, तो देवता ये जो देवता हैं नाग देवता के अनेक मंदिर एवं पूजा स्थलों के प्राचीन प्रमाण हिमाचल में प्राप्त हुए हैं। तो आपने खुद ही ये देखा होगा कि जगह जगह पे नाग मंदिर जो है वो होते ही हैं हमारे हिमाचल में। उसके बाद आर्य और हिमाचल। अब आर्य कौन थे तो ये देख लेते हैं। आर्यों की एक शाखा में मध्य एशिया से होते हुए भारत में प्रवेश किया। ये वैदिक आर्य कहलाए। ये लोग अपना
पशुधन, देवता और गृहस्थी का सामान साथ लेकर आए और सप्त सिंधु प्रदेश की ओर बढ़े, जहाँ पूरी तरह बसने में इन्हें 400 वर्ष का समय लग गया। उसके बाद सप्त सिंधु, जैसे कि पंजाब कहा जाता था या कहा जाता है, आज के समय में पंजाब कहा जाता है, से शिवालिक की ओर बढ़ने पर वैदिक आर्यों का सामना यहाँ के प्राचीन निवासी कोल, किरात और नाग जातियों के लोगों से हुआ। तो अब इन्होंने उस जगह पे अटैक किया था जहाँ पे कोल, किरात और ये नाग जाति के लोग ऑलरेडी रह रहे थे। उसके बाद शांबर दिवोदास युद्ध। अब ये क्या चीज़ है, तो इसको जान लेते हैं क्या है ये। तो दस्यु राजा शांबर के पास यमुना से व्यास नदी के बीच की पहाड़ियों में 99 किले थे। ऋग्वेद के अनुसार दस्यु राजा शांबर और आर्य राजा दिवोदास के बीच 40 वर्ष तक युद्ध हुआ था। इसको आप नोट डाउन कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंत में दिवोदास ने उद्वज्र नामक स्थान पर शांबर का वध किया था। तो ये प्लेस आप याद रख ले, उद्वज्र, जहाँ पे शांबर का वध किया था। किसने? आर्यों का जो राजा था दिवोदास, उसने। आर्यों ने कोल, किरातों और नागों को निचली घाटियों से खदेड़कर दुर्गम पहाड़ियों की ओर जाने पर बाध्य कर दिया। ऋषि भारद्वाज आर्य राजा दिवोदास के मुख्य सलाहकार थे। उसके बाद खश और आर्य, इनके बीच क्या संबंध था वो देख लेते हैं। तो खशों को भी आर्यों ने दुर्गम पहाड़ियों की ओर भगा दिया था और जो बचे फुचे वहीं बस गए थे लोग, उन खशों को आर्यों ने अपने में विलीन कर लिया था, मतलब अपना दास बना लिया था। तो अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस वही क्वेश्चन हैं जो कि मोस्टली हिस्ट्री में पूछे गए हैं, एचपी हिस्ट्री में पूछे गए हैं, कुछ एचपी नॉन मेडिकल के टैट में पूछे गए हैं। तो वहाँ से मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इनको भी। पहला क्वेश्चन है, 10 आर्य राजाओं के युद्ध को प्राचीन इतिहास में किस युद्ध के नाम से जानते हैं? तो आंसर है दशराग। ये पीछे डिस्कस नहीं हुआ है इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, हिमाचल क्षेत्र पर सबसे पहले आक्रमण करने वाली विदेशी जाति कौन सी थी? तो ये हमने अभी पढ़ा है, आर्य सबसे पहली विदेशी जाति थी। उसके बाद 10 आर्य राजाओं के युद्ध दशराग का वर्णन किस हिंदू ग्रंथ में मिलता है? तो अभी हमने देखा था कि ऋग्वेद के अनुसार, वहाँ पे लिखी हुई थी ये लाइन, ऋग्वेद के अनुसार दस्यु राजा शांबर और जो राजा दिवोदास था उनका युद्ध 40 वर्षों तक चला था। ये पूरा का पूरा वर्णन ऋग्वेद के अंदर मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किरात राजा शांबर के विरुद्ध युद्ध के समय आर्य राजा दिवोदास के मुख्य सलाहकार कौन से ऋषि थे? तो अभी हमने पढ़ा था ये ऋषि भारद्वाज थे, भारद्वाज ऋषि थे, राइट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। इसको हमने बहुत ही डिटेल में कवर अप कर लिया है। इस काल में से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई होप आप कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ेंगे। तो इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।